नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज शनिवार है, अपना जो दर्शक है, उन्होंने अनेक सवाल पूछे हैं। वो सवाल विष्णु साहब अंग्रेजी में पूछेंगे, मैं हिंदी में जवाब दूँगा। So, what is happening in IDFC Bank? We feel it is so stagnant. आईडीएफसी बैंक में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि उनका जो फाइनेंस जो लोन दे रहे हैं, वो बिलो दी पॉवर्टी लाइन लोगों को दे रहे हैं। मिडल क्लास को भी नहीं दे रहे हैं, लोअर मिडल क्लास को दे रहे हैं। जिसको कोई और नहीं लोन देगा उसको लोन दे रहे हैं। यही वैद्यनाथन की स्पेशलिटी है, जो उन्होंने फर्स्ट फाइनेंस में किया था। वो इतने दिन अच्छे चल रहा था तो आपका स्टॉक चमक रहा था। एक बार वो 70 रुपया से 28 रुपया तक आया। अभी जो माइक्रो फाइनेंस में प्रेशर है और मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में प्रेशर है, वो सारे जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को अफेक्ट कर रहे हैं, वही फैक्टर्स आईडीएफसी को भी अफेक्ट कर रही है। लेकिन आईडीएफसी के पास वेल कैपिटलाइज्ड पोजीशन है, उनकी टेक्नोलॉजी बेहतर है और जो मैनेजमेंट है, वैद्यनाथन, ये बहुत उम्दा मैनेजर हैं। वो पहले सिटी बैंक में मैनेजर होते थे चेन्नई में, उसके बाद वो आईसीआईसीआई में मैनेजर बने। आईसीआईसीआई में उन्होंने क्रेडिट कार्ड को लॉन्च की और क्रेडिट कार्ड को ओन भी की थी। उधर से उनको प्रमोशन नहीं मिला। हम बोल रहे थे चार्लीस एंजल्स जैसा, जो कामत थे, कामत की एंजल्स में वो नहीं थे। तो उनको बाहर जाना पड़ा और उन्होंने फ्यूचर फाइनेंस नाम का एक कंपनी शुरू किया। फ्यूचर फाइनेंस उन्होंने फ्यूचर ग्रुप के साथ स्टार्ट किया, लेकिन फ्यूचर ग्रुप के पास पैसा नहीं था। तो उसको छोड़कर फर्स्ट कैपिटल नाम का एक कंपनी स्टार्ट किया, वॉनबर्ग पिंकस के साथ। उस कंपनी को उन्होंने अच्छा ढंग से चलाया। आईडीएफसी को एक बैंकिंग लाइसेंस मिला था। दीपक लाल का नाम का एक आदमी थे, वो उसे बैंक में कन्वर्ट करने में वो चूक गए, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग में स्पेशलिस्ट थे। तो आईएमए के हैं ये, और रघुराम राजन भी आईएमए से हैं। तो उन्होंने ये सुझाव दिया दीपक लाल को, राजन ने, कि आप उनकी कंपनी को फर्स्ट कैपिटल्स के साथ मर्ज कर लें और एक बेहतर बैंक बनाएं। तो आईडीएफसी बैंक ने फर्स्ट कैपिटल के साथ मर्जर की और वो मर्जर के बाई प्रोडक्ट ही आईडीएफसी फर्स्ट है। कई दिन वो 20 से लेके 28 तक ट्रेड कर रहा था। उसके बाद बाउंस होकर 70 रुपया तक गया। उधर से फिर जनरल करेक्शन में नीचे आया है, क्योंकि मार्केट नर्वस है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अनसिक्योर्ड रिटेल क्रेडिट में ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। ये मेरा कैलकुलेटेड रिस्क है। ये रिस्क आईडीएफसी पे नहीं है, ये रिस्क वैद्यनाथन पे है। Mhm. और दूसरी बात है कि सबसे बड़ा शेयर होल्डर यूनियन ऑफ इंडिया है, जिसके पास लगभग 20 से 22% की स्टेक यूज़ होती थी। लेकिन अब क्या है मुझे पता नहीं। 2-3 साल पहले उनके पास 22% थी। वो शायद कम होगी, क्योंकि रिपीटेडली ये फंड्स रेज़ कर रहे हैं क्यूआईपी से। उनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, बहुत अच्छा है। सो जब वो 50 के नीचे गिरेगी, तब हम उसको कंसिडर करेंगे। Sir, IndusInd Bank has fallen by more than 25%. So, what is wrong with IndusInd Bank? ओके, इंडसइंड बैंक में क्या है, प्रॉब्लम है, ये बहुत अच्छा के सवाल है, उसका जवाब दो दूँगा। मार्केट में इसको हम येस बैंक और आरबीएल से कंपेयर कर रहे हैं। फंडामेंटल डिफरेंस येस बैंक और इंडसइंड का ये पहला डिफरेंस है कि जो येस बैंक है, वो कॉर्पोरेट्स को लोन देती थी और जो उनका मैनेजिंग डायरेक्टर था, जो कॉर्पोरेट्स फेल हुए हैं, उनके लिए वो लेंडर ऑफ लॉस्ट से स्टार्ट हो गए। अच्छे खासी लोन इंटरेस्ट रेट पे बड़ा-बड़ा रिस्क लिया, जैसा अनिल अंबानी की कंपनी जैसे कंपनियों को लोन दी, डीएचएफएल को लोन दी। जब 2-3 बड़े लोन्स फेल हो गए हैं, येस बैंक भी फेल हो गया। लेकिन इंडसइंड बैंक में 25% इस व्हीकल फाइनेंस, क्योंकि ये अशोक लेलैंड की कंपनी की पार्ट है। उन्होंने अशोक लेलैंड फाइनेंस नाम का एक कंपनी को इंडसइंड बैंक से मर्ज किया था। तो उनकी व्हीकल फाइनेंस लगभग 25% है। उन्होंने एसकेएस माइक्रो फाइनेंस की कंपनी
जो लेटर भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन पर हो गया, उस कंपनी को भी खरीदा, वो 9% है। और उसके बाद क्रेडिट कार्ड्स हैं, लैब्स हैं। लगभग 45% ऑफ इंडसइंड बैंक रिटेल बिज़नेस में है, एसएमई बिज़नेस में है। शायद 50% कॉर्पोरेट्स में है। सो 1-2 कॉर्पोरेट लोन के बिना पर ये कंपनी सिंक नहीं होगी। इसका प्रमोटर का इंटीग्रिटी मैं नहीं बोल सकता कि दे आर मैन ऑफ हाई इंटीग्रिटी, बट लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। भारत में वो इस कंपनी को फेल नहीं होने देंगे। मैंने इसीलिए इसको कंसिडर किया है क्योंकि जो सुपरविज़न है वो आरबीआई करती है। एक जो सीईओ होता है, ये 3 पोस्ट एमडी चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, इस सबको अपॉइंट करने के लिए आरबीआई का क्लियरेंस चाहिए। बिना आरबीआई की सुपरविजन अगर ये कंपनी रहता तो मैं उसे छूता नहीं। Sir, when market bounces back, you say it is a dead cat bounce. When a particular stock bounces back, you say it is a bounce. What's the difference? इंडिविजुअल स्टॉक्स जो हैं वो फंडामेंटल न्यूज़ में मूव करती हैं, लेकिन एज अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स एज अ होल इमोशनल रीजंस के लिए ऊपर नीचे जाते हैं। तो ये इमोशनल रीजंस और देश की मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क ये सारी मार्केट को अफेक्ट करती है, लेकिन फंडामेंटल सिर्फ छोटे कंपनियों को और इंडिविजुअल स्टॉक्स को करती है। सो डेड कैट बाउंस नॉर्मली मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के कारण मार्केट में इंडिविजुअल स्टॉक्स में नहीं, इंडाइसेस में होती है। इन केस ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज और मिड कैप कंपनीज, इन स्पाइट ऑफ रिजल्ट्स नॉट बीइंग गुड, रिजल्ट्स ना अच्छा नहीं होने पर भी Hmm. कंपनी लिक्विडिटी के कारण रैली हो सकती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये बाउंस हो रही है। और दूसरी चीज़ डेड कैट बाउंस है, क्योंकि भारत की मैक्रो इकोनॉमिक्स को बदलने के बिना मार्केट रिफॉर्म नहीं हो सकती। तो अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स का रिपेयर हो रहा है, तो हमें पता लग जाएगा कि ऐसा ट्रेंड है और रिवर्सल हो रहा है। ऐसा ट्रेंड रिवर्सल का संकेत अभी तक हमको मिला नहीं है। So, in case of Kesoram and Ultratech Cement swap, what if I have only 30 Kesoram stocks? Because 52 stocks of Kesoram turns to be आपको on Ultratech. आपको पता होना था कि अगर आपके पास 52 स्टॉक नहीं थे, तो आपको एक अल्ट्राटेक स्टॉक नहीं मिल सकता। तो इसके लिए आपको सेबी की नोटिफिकेशंस और बीएसई में जो कंपनी नोटिफिकेशंस भेज रहे हैं, उसको देखना पड़ेगा। आपने नहीं देखा, आपका कसूर है। लेकिन अगर आपके पास 30-32 हैं, 52 होने पे 54 होने पे एक शेयर मिलेगा। सो 34 के लिए जो 60% और 65% एग्जैक्ट जो कैलकुलेट कर परसेंटेज ऑफ वन स्टॉक आती है, वो कैश में आपको मिल जाएगा। So, why do you insist more on gold? गोल्ड इसीलिए इंसिस्ट करते हैं कि गोल्ड यूनिवर्सल करेंसी है। गोल्ड को मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता है। टोटल नोन गोल्ड इधर भूमि के ऊपर है या भूमि के नीचे है या एक बैंक लॉकर में है। जब इमरजेंसी सिचुएशन आती है, आपको इमीडिएटली पैसा चाहिए, आपके पास अगर गोल्ड होगी, तो कोई किसी माइकेलाल पूछेगा नहीं, क्या आपके पास पैन कार्ड है? क्या आपके पास पेपर्स हैं? किस लिए लोन चाहिए? नहीं पूछेंगे। अगर टू मच पूछताछ हो रही है, पैन कार्ड निश्चय रूप से माँग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि 50,000 में ऊपर अगर आपके पास सोना है, तो आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको आपातकाल आ रही है, इमरजेंसी आ रही है, आपको पैसा चाहिए, घर में पैसा नहीं है, गोल्ड के बिना कोई मदद नहीं कर सकता। गोल्ड अगर आपने किसी भी छोटे फाइनेंशियर को भी दे दिया, तो वो उसके अगेंस्ट 70% पैसा दे देगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएँ। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।